नमस्कार। स्प्रेड कहानी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास गबन के 7 भाग पूरा कर चुके हैं। आइए 8वें भाग की शुरुआत करते हैं। सवेरे होते ही दीनानाथ गहने लेकर सराफ के पास पहुँचे और हिसाब होने लगा। सराफ के 1500 रुपये आते थे, मगर वह केवल 1500 रुपये के गहने लेकर संतुष्ट न हुआ। बिके हुए गहनों को वह बट्टे पर ही ले सकता था। बिकी हुई चीज़ कौन वापस लेता है? जाकड़ पर दिए होते तो दूसरी बात थी। इन चीज़ों का तो सौदा हो चुका था। उसने कुछ ऐसी व्यापारिक सिद्धांत की बातें की, दयानाथ को कुछ ऐसा सिकंजे में कसा कि बेचारे को हा हा करने के सिवा और कुछ न सूझा। दफ्तर का बाबू चतुर दुकानदार से क्या पेश पाता। 1500 रुपये में 2500 रुपये के गहने भी चले गए, ऊपर से 50 रुपये और बाकी रह गए। इस बात पर पिता पुत्र में कई दिन खूब विवाद हुआ। एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। कई दिन आपस में बोलचाल बंद रही, मगर इस चोरी का हाल गुप्त रखा गया। पुलिस को खबर हो जाती तो भंडा फूट जाने का भय था। जालपा से यही कहा गया कि माल तो मिलेगा नहीं, व्यर्थ का झंझट भले ही होगा। जालपा ने भी सोचा, जब माल ही न मिलेगा तो रपट व्यर्थ क्यों की जाए। जालपा को गहनों से अत्यधिक प्रेम था, उतना कदाचित संसार की और किसी वस्तु से न था। और उसमें आश्चर्य की कौन सी बात थी? जब वह 3 वर्ष की अबोध बालिका थी, उस वक्त उसके लिए सोने के चूड़े बनवाए गए थे। दादी जब उसे गोद में खिलाने लगती तो गहनों की ही चर्चा करती। तेरा दूल्हा तेरे लिए बड़े सुंदर गहने लाएगा, ठुमक ठुमक कर चलेगी। जालपा पूछती, चांदी के गहने होंगे कि सोने के? दादी जी। दादी कहती, सोने के होंगे बेटी, चांदी के क्यों लाएगा? चांदी की लाए तो तुम उठाकर उसके मुंह पर पटक देना। मानकी छेड़कर कहती, चांदी के तो लाएगा ही, सोने के उसे कहाँ मिल जाते हैं। जालपा रोने लगती। इस बूढ़ी दादी, मानकी, घर की मेहरियाँ, पड़ोसिने और दीनदयाल सब हंसते। उन लोगों के लिए यह विनोद का अशेष भंडार था। बालिका जब जरा और बड़ी हुई तो बुढ़ियों के ब्याह करने लगी। लड़के की ओर से चढ़ावे आते, दुल्हन को गहने पहनाती, टोली में बिठाकर विदा करती। कभी कभी दुल्हन गुड़िया अपने गुड्डे दूल्हे से गहनों के लिए मांग करती। गुड्डा बेचारा कहीं न कहीं से गहने लाकर स्त्री को प्रसन्न करता था। उन्हीं दिनों बिसाती ने उसे वह चंद्रहार दिया जो अब तक उसके पास सुरक्षित था। जरा और बड़ी हुई तो बड़ी बूढ़ियों में बैठकर गहनों की बातें सुनने लगी। महिलाओं के उस छोटे से संसार में इसके सिवा और कोई चर्चा न थी। कौन कौन गहने बनवाए, कितने दाम लगे, ठोस हैं या पोले, जड़ाऊ हैं या सादे, किस लड़की की विवाह में कितने गहने आए, इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर नित्य आलोचना, प्रत्यालोचना, टीका टिप्पणी होती रहती थी। कोई दूसरा विषय इतना रोचक, इतना गहन नहीं हो सकता था। इस आभूषण मंडित संसार में पली हुई जालपा का यह आभूषण प्रेम स्वाभाविक था। महीने भर से ऊपर हो गया। उसकी दशा ज्यों की त्यों है। न कुछ खाती है पीती है, न किसी से हंसती बोलती है। खाट पर पड़ी हुई शून्य नेत्रों से शून्याकाश की ओर ताकती रहती है। सारा घर समझाकर हार गया, पड़ोसी ने समझाकर हार गई, दीनदयाल आकर समझा गए, पर जालपा ने रोक शैया न छोड़ी। उसे अब घर में किसी पर विश्वास नहीं है, यहाँ तक कि रमा से भी उदासीन रहती है। वह समझती है, सारा घर मेरी उपेक्षा कर रहा है, सब के सब मेरे प्राण के ग्राहक हो रहे हैं। जब इनके पास इतना धन था तो फिर मेरे गहने क्यों नहीं बनवाते? जिससे हम सबसे अधिक स्नेह रखते हैं, उसी पर सबसे अधिक रोष भी करते हैं। जालपा को सबसे अधिक क्रोध रमानाथ पर था। अगर यह अपने माता पिता से जोर देकर कहते तो कोई इनकी बात टाल न सकता, पर यह कुछ कहे भी, इनके मुंह में तो दही जमा हुआ है। मुझसे प्रेम होता तो यूं निश्चिंत न बैठे रहते। जब तक सारी चीज़ें न बनवा लेते, रात को नींद न आती। मुझे मुँह देखे की मोहब्बत है, माँ बाप से कैसे कहीं जाएंगे तो अपनी ही ओर, मैं कौन हूँ। वह रमा से केवल खिंची ही न रहती थी। वह कभी कुछ पूछता तो 2-4 जली कटी सुना देती। बेचारा अपना सा मुँह लेकर रह जाता। गरीब अपनी ही लगाई हुई आग में जला जाता था। अगर वह जानता कि उन डींगों का यह फल होगा तो वह जुबान पर मुहर लगा लेता। चिंता और ग्लानि उसके हृदय को कुचले डालती थी। कहाँ सुबह से शाम तक हंसी कह कहे सैर सपाटे में कटते थे, कहाँ अब नौकरी की तलाश में ठोकरें खाता फिरता था। सारी मस्ती गायब हो गई। बार बार अपने पिता पर क्रोध आता।
यह चाहते तो 2-4 महीने सब रुपए अदा हो जाते, मगर इन्हें क्या फ़िक्र। मैं चाहे मर जाऊं, पर यह अपनी टेक न छोड़ेंगे। उसके प्रेम से भरे हुए निष्कपट हृदय में आग सी सुलगती रहती थी। जालपा का मुरझाया हुआ मुंह देखकर उसके मुंह से ठंडी सांस निकल जाती थी। वह सुखद प्रेम स्वप्न इतनी जल्दी भंग हो गया। क्या वे दिन फिर कभी आएंगे? 3,000 के गहने कैसे बनेंगे? अगर नौकर भी हुआ तो ऐसा कौन सा बड़ा ओहदा मिल जाएगा? 3,000 तो शायद 3 जन्म में भी जमा न हों। वह ऐसा कोई उपाय सोच निकालना चाहता था जिसमें वह जल्द से जल्द अतुल संपत्ति का स्वामी हो जाए। कहीं उसके नाम कोई लॉटरी निकल आती, फिर तो वह जालपा को आभूषणों से मढ़ देता। सबसे पहले चंद्रहार बनवाता, उसमें हीरे जड़े होते। अगर इस वक्त उसे जाली नोट बनाना आ जाता तो अवश्य बनाकर चला देता। एक दिन वह शाम तक नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। शतरंज की बदौलत उसका कितने ही अच्छे अच्छे आदमियों से परिचय था, लेकिन वह संकोच और डर के कारण किसी से अपनी स्थिति प्रकट न कर सकता था। यह भी जानता था कि यह मान सम्मान उसी वक्त तक है जब तक किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाता। यह आन टूटी फिर कोई बात भी न पूछेगा। कोई ऐसा भला मानुस न दिखता था जो बिना कुछ कहे ही जान जाए और उसे कोई अच्छी सी जगह दिला दे। आज उसका चित्त बहुत खिन्न था। मित्रों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि एक एक को फटकारे और आए तो द्वार से दुत्कार दे। अब किसी ने शतरंज खेलने को बुलाया तो ऐसी फटकार सुनाऊंगा कि बचा याद करे। मगर वह जरा गौर करता तो उसे मालूम हो जाता कि इस विषय में मित्रों का उतना दोष न था जितना खुद उसका। कोई ऐसा मित्र न था जिससे उसने बढ़कर बातें न की हों। यह उसकी आदत थी। घर की असली दशा को वह सदैव बदनामी की तरह छिपाता रहा और उसी का फल था कि इतने मित्रों के होते हुए भी वह बेकार था। वह किसी से अपनी मनोव्यथा न कह सकता था और मनोव्यथा सांस की भांति अंदर घुटकर असहनीय हो जाती है। घर में आकर मुंह लटकाए हुए बैठ गया। जागेश्वरी ने पानी लाकर रख दिया और पूछा, आज तुम दिन भर कहाँ रहे? लो, हाथ मुंह धो डालो। रमा ने लोटा उठाया ही था कि जालपा ने आकर उग्र भाव से कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो इसी वक्त। रमा ने लोटा रख दिया और उसकी ओर इस तरह ताकने लगा मानो उसकी बात समझ में न आई हो। जागेश्वरी बोली, भला इस तरह कहीं बहू बेटियां विदा होती हैं? कैसी बात कहती हो बहू? जालपा, मैं उन बहू बेटियों में नहीं हूँ। मेरा जिस वक्त जी चाहेगा जाऊंगी, जिस वक्त जी चाहेगा आऊंगी। मुझे किसी का डर नहीं है। जब यहाँ कोई मेरी बात नहीं पूछता तो मैं किसी को अपना नहीं समझती। सारे दिन अनाथों की तरह पड़ी रहती हूँ, कोई झांकता तक नहीं। मैं चिड़िया नहीं हूँ जिसका पिंजड़ा दाना पानी रखकर बंद कर दिया जाए। मैं भी आदमी हूँ। अब इस घर में मैं क्षण भर न रहूँगी। अगर कोई मुझे भेजने न जाएगा तो अकेली चली जाऊँगी। राह में कोई भेड़िया नहीं बैठा है जो मुझे उठा ले जाएगा, और उठा भी ले जाए तो क्या गम, यहाँ कौन सा सुख भोग रही हूँ। रमा ने सावधान होकर कहा, आखिर कुछ मालूम भी तो हो, क्या बात हुई? जालपा, बात कुछ नहीं हुई। अपना जी है, यहाँ नहीं रहना चाहती। रमानाथ, भला इस तरह जाओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? कुछ यह भी तो सोचो। जालपा, यह सब सोच चुकी हूँ और ज़्यादा नहीं सोचना चाहती। मैं जाकर अपने कपड़े बांधती हूँ और इसी गाड़ी से जाऊँगी। यह कहकर जालपा ऊपर चली गई। रमा भी पीछे पीछे सोचता हुआ चला, इसे कैसे शांत करूं। जालपा अपने कमरे में जाकर बिस्तर लपेटने लगी कि रमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें मेरी कसम जो इस वक्त जाने का नाम लो। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, तुम्हारी कसम की हमें कुछ परवाह नहीं है। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर बिछावन लपेटने लगी। रमा खिसियाना सा होकर एक किनारे खड़ा हो गया। जालपा ने बिस्तर बंद से बिस्तर को बांधा और फिर अपनी संदूक को साफ करने लगी, मगर अब उसमें पहले सी तत्परता न थी। बार बार संदूक बंद करती और खोलती। वर्षा बंद हो चुकी थी, केवल छत पर रुका हुआ पानी टपक रहा था। आखिर वह उसी बिस्तर के बंडल पर बैठ गई और बोली, तुमने मुझे कसम क्यों दिलाई? रमा के हृदय में आशा की गुदगुदी हुई। बोला, इसके सिवा मेरे पास तुम्हें रोकने का कोई और साधन था? जालपा, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं घुट घुट कर मर जाऊं? रमानाथ, तुम ऐसे मनहूस शब्द क्यों मुंह से निकालती हो? मैं तो चलने को तैयार हूँ। न मानोगी तो पहुँचाना ही पड़ेगा। जाओ, मेरा ईश्वर मालिक है,
मगर कम से कम बाबूजी और अम्मा से पूछ लो। बुझती हुई आग में तेल पड़ गया। जालपा तड़प कर बोली, वह मेरे कौन होते हैं जो उनसे पूछूं? रमानाथ, कोई नहीं होते। जालपा, कोई नहीं। अगर कोई होते तो मुझे यूं न छोड़ देते। रुपए रखते हुए कोई अपने प्रियजन का कष्ट नहीं देख सकता। ये लोग क्या मेरे आंसू न पोंछ सकते थे? मैं दिन के दिन यहाँ पड़ी रहती हूँ, कोई झूठों भी पूछता है। मोहल्ले की स्त्रियाँ मिलने आती हैं, कैसे मिलूँ? यह सूरत तो मुझसे नहीं दिखाई जाती। न कहीं आना न जाना, न किसी से बात न चीत। ऐसे कोई के दिन रह सकता है? मुझे इन लोगों से अब कोई आशा नहीं रही। आखिर 2 लड़के और भी तो हैं, उनके लिए भी कुछ जोड़ेंगे कि तुम्ही को दे दें। रमा को बड़ी बड़ी बातें करने का अवसर फिर मिला। वह खुश था कि इतने दिनों के बाद आज उसे प्रसन्न करने का मौका तो मिला। बोला, प्रिय, तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है। जरूरी यह बात है, नहीं तो 2,500-3 हजार उनके लिए क्या बड़ी बात है? 50 हजार के बैंक में जमा हैं। दफ्तर तो केवल दिल बहलाने जाते हैं। जालपा, मगर है मक्खी चूस पल्ले सिर के। रमानाथ, मक्खी चूस न होते तो इतनी संपत्ति कहाँ से आती? जालपा, मुझे तो किसी की परवाह नहीं। हमारे घर किस बात की कमी है? दाल रोटी वहाँ भी मिल जाएगी। 2-4 सखी सहेलियाँ हैं, खेत खलिहान है, बाग बगीचे हैं, जी बहलता रहेगा। रमानाथ, और मेरी क्या दशा होगी जानती हो? घुल घुल कर मर जाऊंगा। जब से चोरी हुई है मेरे दिल पर जैसी गुजरती है, वह दिल ही जानता है। अम्मा और बाबूजी से एक बार नहीं लाखों बार कहा, जोर देकर कहा कि 2-4 चीज़ें तो बनवा ही दीजिए, पर किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। न जाने क्यों मुझसे आंखें फेर ली। जालपा, जब तुम्हारी नौकरी कहीं लग जाए तो मुझे बुला लेना। रमानाथ, तलाश कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मिलने वाली है। हजारों बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात है, नौकरी मिलते क्या देर लगती है। हाँ, ज़रा अच्छी जगह चाहता हूँ। जालपा, मैं इन लोगों का रुख समझती हूँ। मैं भी यहाँ अब दावे के साथ रहूँगी। क्यों किसी से नौकरी के लिए कहते नहीं हो? रमानाथ, शर्म आती है किसी से कहते हुए। जालपा, इसमें शर्म की कौन सी बात है? कहते शर्म आती हो तो खत लिख दो। रमा उछल पड़ा। कितना सरल उपाय था, और अभी तक सीधी सी बात उसे न सूझी। बोला, हाँ, यह तुमने बहुत अच्छी तरकीब बतलाई, कल ज़रूर लिखूंगा। जालपा, मुझे पहुँचा कर आना तो लिखना, कल ही थोड़े लौट आओगे? रमानाथ, तो क्या तुम सचमुच जाओगी? तब मुझे नौकरी मिल चुकी और मैं खत लिख चुका। इस वियोग के दुख में बैठकर रोऊंगा कि नौकरी ढूंढूंगा? नहीं, इस वक्त जाने का विचार छोड़ो। नहीं, सच कहता हूँ, मैं कहीं भाग जाऊंगा। मकान का हाल देख चुका। तुम्हारे सिवा और कौन बैठा हुआ है जिसके लिए यहाँ पड़ा सड़ा करूँ? हटो तो ज़रा, मैं बिस्तर खोल दूँ। जालपा ने बिस्तर पर से ज़रा खिसक कर कहा, मैं बहुत जल्द चली आऊँगी। तुम गए और मैं आई। रमा ने बिस्तर खोलते हुए कहा, जी नहीं, माफ़ कीजिए, इस धोखे में नहीं आता। तुम्हें क्या, तुम तो सहेलियों के साथ विहार करोगी, मेरी खबर तक न लोगी, और यहाँ मेरी जान पर बन आवेगी। इस घर में फिर कैसे कदम रखा जाएगा? जालपा ने एहसान जताते हुए कहा, आपने मेरा बंधा बंधाया बिस्तर खोल दिया, नहीं तो आज कितने आनंद से घर पहुँच जाती। शहजादी सच कहती थी, मर्द बड़े टोने होते हैं। मैंने आज पक्का इरादा कर लिया था कि चाहे ब्रह्मा भी उतर आए पर मैं न मानूंगी, पर तुमने तो 2 मिनट में ही मेरे सारे मंसूबे चौपट कर दिए। कल खत जरूर लिखना। बिना कुछ पैदा किए अब निर्वाह नहीं है। रमानाथ, कल नहीं, मैं इसी वक्त जाकर 2-3 चिट्ठियाँ लिखता हूँ। जालपा, पान तो खाते जाओ। रमानाथ ने पान खाया और मर्दाने कमरे में आकर खत लिखने बैठे, मगर फिर कुछ सोचकर उठ खड़े हुए और एक तरफ को चल दिए। स्त्री का सप्रेम आग्रह पुरुष से क्या नहीं करा सकता।